बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम बैक है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न की, कि ये क्या होता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसको फॉलो करने के लिए आपको किन स्टेप्स को जो है यूटिलाइज़ करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से अगर आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न दिया जाए तो आप उससे अपने जो मटेरियल है उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न इज़ द प्रोसेस ऑफ assigning Miller indices to the observed diffraction peaks in X-ray इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन डाटा। सिंपली जब भी आप किसी मटेरियल की जो आपने लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया है या कोई भी मटेरियल हो, जब आप उसकी करेक्टराइजेशन के लिए XRD टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है इस ग्राफ की शक्ल में। ठीक है, ये हमारे पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न है जो XRD करने के बाद हमें मिलता है। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे पोजीशन ऑफ पीक होती है जिसे हम 2θ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये जो है पीक्स की इंटेंसिटी होती है। अब ये हमारे पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न का ग्राफ है जो भी मटेरियल है जिसका आपने XRD की है। अब इस ग्राफ में जो मुख्तलिफ ये पीक्स हैं, इन पीक्स की जो पोजीशन है उसको, और जो आपके पास इन पीक्स की इंटेंसिटी है, इन चीज़ों को यूटिलाइज करके आप अपने मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन जो निकालते हैं, इस अमल को आप क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, यानी आपने अपना मटेरियल लिया, उसकी XRD टेक्निक उस पर अप्लाई की, उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न ग्राफ की शक्ल में आपके पास आया। उस डायफ्रैक्शन पैटर्न को आपने यूटिलाइज करके अपना जो जिन जिन प्लेन से वो जो डायफ्रैक्शन हुई है, जो पीक्स आपको मिली हैं, उन प्लेन्स को आपने मिलर इंडिसेस देने हैं HKL। जब आप उनको मिलर इंडिसेस देंगे, HKL की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, तो फिर उससे आप अपने मटेरियल के क्रिस्टल लैटिस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, फिर लैटिस के पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और मटेरियल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसे आप इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपली वो कहता है कि दीज इंडिसेस कोरिस्पॉन्ड टू द क्रिस्टल प्लेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायफ्रैक्शन। जो आप ये मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करेंगे उन पीक्स को देख के, तो वो मिलर इंडिसेस एक्चुअली उन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिन प्लेन से जो है डायफ्रैक्शन हुई है और हमें वो पीक्स ग्राफ में मिली हैं। द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग इज टू रिलेट द डायफ्रैक्शन पैटर्न टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल बीइंग एनालाइज। इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिल रहा है, आप उससे उससे अपने जो मटेरियल है जिसको आप करेक्टराइज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, उस मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ये चीज़ें आपको जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएंगी। जनरल कंसेप्ट इसका यही है कि आपने डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो पीक्स हैं उनको जो है इंटरप्रेट करना है। पीक से आपने मिलर इंडिसेस HKL की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, और HKL की वैल्यूज़ आपको बताएंगी कि आपके मटेरियल में कौन सा क्रिस्टल लैटिस टाइप पाई जाती है। ठीक है, वो क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपके पास क्रिस्टल लैटिसेस होती हैं। तो HKL की वैल्यूज़ आपको बताएगी कि आपके जो मटेरियल है उसमें जो लैटिस टाइप कौन सी है। फिर उससे साथ साथ आप उस लैटिस के जो यूनिट सेल है उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे, और इस सारे प्रोसेस को आप इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टेप्स की तरफ। जब भी आपने इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न करनी है तो आपने किन चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है। पहला स्टेप जो है आपके पास वो है जी आइडेंटिफाई द डायफ्रैक्शन पीक्स। आपने सबसे पहले उन पीक्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मेजर द एंगल 2θ और पोजीशन ऑफ द डायफ्रैक्शन पीक। आपने देखना है कि वो जो आपके पास पीक है वो किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। ठीक है, दो दो प्लेन्स के दरमियान जो आपकी स्पेस है इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी, उसे आपने ब्रैग्स लॉ के थ्रू जो है कैलकुलेट करना है। ब्रैग्स लॉ कहता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन जो है वो डायफ्रैक्शन ऑर्डर है, वेवलेंथ है जी लैम्डा, एंड थीटा इज़ द ब्रैग एंगल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन चीज़ों को देख के आपने अपना जो मिलर इंडिसेस है वो फाइंड आउट करने हैं,
और उससे आपने जो है लैटिस पैरामीटर को जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट जो है डिटरमाइंस द लैटिस पैरामीटर, ठीक है, वो जब आप लैटिस कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा टाइप है क्रिस्टल लैटिस की, फिर आप यूनिट सेल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन चीज़ों को जो है डायमेंशन, इन सब चीज़ों को वेरीफाई जो है वो करेंगे। अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत जो है, ये हम कर क्यों रहे हैं इंडेक्स ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। मेन रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी आप कोई भी जो मटेरियल है सिंथेसाइज करेंगे, आपने उसकी करैक्टराइजेशन करनी होती है और पहचानना होता है कि इस मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्रिस्टल लैटिस कैसे हैं, उन लैटिस के पैरामीटर्स जो हैं, लेंथ, एंगल है, वॉल्यूम है, डी स्पेसिंग है, ये सारा कुछ वो कितना है, क्या क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर की है, ये हमें इस तरीके से मिलती है। तो इंडेक्सिंग हेल्प्स डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द यूनिट सेल, पैरामीटर, सिमेट्री एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो इंडेक्सिंग की मदद से हम अपने जो है मटेरियल के यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी सिमेट्री कैसी है, एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, ये सब कुछ हम फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ क्रिटिकल इन मटेरियल साइंस, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड क्रिस्टलोग्राफी टू करेक्टराइज द मटेरियल। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। आई थिंक जो भी आप फिज़िक्स से रिलेटेड हैं, मटेरियल साइंस से रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, क्रिस्टलोग्राफी है, तो इन डोमेन्स के अंदर XRD और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे आप अपने मटेरियल को करेक्टराइज करते हैं और पहचानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये वही मटेरियल है जो आपने सिंथेसाइज किया है। ठीक है, अब जी नेक्स्ट हम इसकी एक मिसाल के ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, इसमें हमें जो है दो चीज़ें दी गई थी। एक पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स थी 7, और उनकी पोजीशन जो है वो दी गई थी, जिसे हम 2θ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहली पीक थी उसकी जो पोजीशन थी वो 38.46 पे थी, जो दूसरी पीक थी उसकी पोजीशन 55.54 पे थी, थर्ड पीक की 69.58, और इस तरीके से हमारे पास 7 पीक्स थी, और उनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो उस पैटर्न के अंदर कैसे कैसे थी ये हमें दी गई है। इसकी मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल जो है एक और ग्राफ की दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास लेट सपोज एक XRD पैटर्न है एलुमिनियम का, ठीक है, और इसमें ये आप देख सकते हैं सिंपली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीक्स हैं। अब इस पीक की अगर आप बात करें, ये फर्स्ट पीक की, तो इसकी जो पोजीशन है वो 38.43 है, और जो इसकी इंटेंसिटी है वो क्या है, 100 है। ठीक है, इस तरफ इंटेंसिटी है और इस तरफ आपकी पोजीशन है। सिमिलरली अगर सेकंड पीक की बात करें, इसकी जो आपकी पोजीशन है वो 44.67 पर है, और इंटेंसिटी इसकी 46.9 है। तो ये इस तरीके की डाटा आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न से मिलेगा, और इस डाटा को यूटिलाइज करके हम अपने जो है क्रिस्टल लैटिस या लैटिस पैरामीटर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो अभी आपको दिखाया, लेट सपोज हमारे पास एग्जाम्पल में इसी तरीके से ये 7 पीक्स हमें दी गई हैं, ठीक है, और 7 पीक्स की रिलेटिव पोजीशन 2θ से हमें दी गई है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हम अपनी HKL की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले क्योंकि ये 2θ की आंसर है, तो हमने इसे थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम थीटा निकालने के लिए इन सारे ये जो हमारे पास आंसर हैं इनको 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास ये जो है थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये सारी जो है ना 38.46 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 19.23 आएगा। इसी तरीके से आप जो हैं 55.54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 227.77 आ जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमने देखा ब्रैग्स लॉ में हमारे पास जो था n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो हमने जो है साइन थीटा को मालूम करना है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इस थीटा की वैल्यूज़ का साइन ले लेना है। ठीक है, साइन वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी सबकी। उसके बाद हमने इसका क्या कर लेना है, स्केयर। ठीक है, स्केयर कर लेने के बाद यानी ये जो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं इनका स्केयर ले लेंगे आप 0.3293 का जब आप स्केयर लेंगे 0.1084। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने साइन स्केयर थीटा में आपने देखनी है सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो जब आप देखेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 0.1084। आपने तमाम वैल्यूज़ को जो है साइन स्क्वायर थीटा की, इनको मिनिमम वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। मतलब मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 0.1084, तो इसे मैं 0.1084 पे डिवाइड करूँगा, जिसे मैं साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम के नाम से कह रहा हूँ।
तो 1 जवाब आएगा। इसी तरीके से 0.2170 को भी आपने 0.1084 पे डिवाइड किया तो ये जवाब आया। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने 0.1084 पे डिवाइड कर दिया। इस स्टेप में हमने किया क्या है, एक्चुअली ये जो साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी, इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है ये वाली साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम पे आपने इन सबको डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बाज़ औक़ात तो ये जब आप इस पे डिवाइड करते हैं आपके पास होल नंबर आ जाते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर होल नंबर आपके पास नहीं आते तो आप जो है फिर इसको एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपके पास होल नंबर आ जाए। अब मिसाल के तौर पर जब मैंने इसे डिवाइड किया मेरे पास वैल्यूज़ आई 1, 2.001, 3.002, 4.006, 5.009, 6.01 और 7.008। तो आप इसको सिंपली राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास एच स्केयर के स्केयर प्लस एल स्केयर की वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये मेरे पास होल नंबर वैल्यूज़ आ गई हैं एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की। तो अगर सिंपली जब आप साइंस के थीटा को साइंस के थीटा मिनिमम पे डिवाइड करें और आपके पास होल नंबर आ जाएं तो वो आपके पास एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की वैल्यूज़ होंगी। लेकिन अगर होल नंबर नहीं आ रहे तो आप उसको एक सुइटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये चीज़ बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ तो ओके हैं लेकिन 7 वैल्यू जो है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। एक्चुअली मसला ये है कि आप मिलर इंडिसेस एच के एल की जो भी वैल्यू ले लें तो आप उसका स्केयर करें और उन सबको जमा करें तो 7 नंबर कभी भी नहीं आ सकता। आप मिसाल के तौर पर देख लें, आप 7 के लिए यानी ये है 110 एच के एल, ठीक है। आप एच का स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 प्लस के यानी 1 का स्केयर 1 प्लस एल क्या है 0, तो ये हमारे पास 2 आएगा। ये हमारे पास ये कहानी आ जाएगी। है हमारे पास जो ये एक फोरबिडन नंबर होता है, ठीक है। फोरबिडन नंबर का मतलब ये है कि 7 एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की वैल्यू कभी भी 7 नहीं आ सकती। आप एच के एल की कोई भी वैल्यू ट्राई कर लें, उन तीनों का स्केयर लें और सम करें तो वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं आएगा। इसलिए हम इसे फोरबिडन नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है एच की वैल्यू 1 ले लें, के की भी वैल्यू 1 ले लें और एल की भी वैल्यू 1 ले लें, तीनों का स्केयर भी 1 होगा, प्लस करेंगे जवाब आएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो स्टडी जो है कर सकते हैं। एच की वैल्यू 2 ले लें, 2 का स्केयर हो गया 4 प्लस के की वैल्यू आप ले लें जो है 1 ले लें तो उसका स्केयर 1, तो ये 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 और एल की वैल्यू भी आप 1 ले लें तो इसका स्केयर 1 और उसमें एक जमा कर दिया, हमारे पास आ गया जो है वो 6। लेकिन 7 जो है वो कभी भी नहीं आएगा। आप बेशक जो मर्ज़ी एच के एल की वैल्यूज़ ट्राई कर लें, एच के और एल, आप जो मर्ज़ी एच के एल की वैल्यू ट्राई करें, उनका जब स्केयर लेंगे और सम करेंगे तो वो कभी भी 7 नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास जो है एक फोरबिडन नंबर है। अब अगर आपके पास इस केस में कोई फोरबिडन नंबर आ जाए, जैसे 7 यहाँ पर हमारे पास आया है, तो आपने करना क्या है, ये 7 नंबर हमें ये बताता है कि जो आपने डायफ्रैक्शन पैटर्न लिया है वहाँ पर जो है प्लेन भी प्रेजेंट था और उससे डायफ्रैक्शन भी हुई है, तभी हमारे पास ये 7 नंबर आया है। लेकिन जो उसके लिए आप होल नंबर ढूंढेंगे वो कभी भी 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो फोरबिडन नंबर है। एच के एल का जो मर्जी आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं आ सकता। प्लेन भी था, डायफ्रैक्शन भी हुई है, लेकिन वो जो होल नंबर है वो 7 नहीं हो सकता। इसीलिए इस 7 को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इन तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 और 2 7 ज़ार 14, ठीक है। 7 हमारे पास एक फोरबिडन नंबर है। एच के एल का जो भी आप कम्बिनेशन जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, जो वैल्यूज़ जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, आप जब उनका स्केयर लेके सम करेंगे वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं आएगा। 7 आंसर आ ही नहीं सकता, इसलिए 7 को हम फोरबिडन नंबर कहते हैं। अब अगर आपके पास यहाँ पर किसी केस में 7 नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको इन तमाम वैल्यूज़ को किसी और इंटीजर यानी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी और 7 भी 14 में चेंज हो जाएगा। इसका ये हमने इसलिए किया है क्योंकि 7 यहाँ पे होल नंबर आ रहा है,
ये हमें ये इंडिकेट करता है कि डायफ्रैक्शन भी हुई है, वहाँ पे कोई ना कोई प्लेन भी मौजूद था, लेकिन क्योंकि 7 फॉरबिडन नंबर है इसलिए हम ये होल नंबर इसको दे नहीं सकते, इसलिए हमने इसे एक नए होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे पास न्यू जो एच के एल की वैल्यूज़ आई हैं, एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की, वो हमारे पास ये आ गई हैं 2 4 6 8 10 12 और 14। अब इससे हमने जो है एच के एल की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आंसर यानी एच के और एल की वो वैल्यूज़ आप सिलेक्ट करो कि आपका जो आंसर है वो 2 के इक्वल जो है वो आए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैंने आंसर लाना है 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2। तो मैंने एच के और एल की वैल्यूज़ को जो है वो इस तरीके से लिखा, 1 1 और 0 सिंपली। अब नेक्स्ट की बारी है, नेक्स्ट हमारे पास है 4। ठीक है, 4 लाने के लिए आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये आपके पास एच, ये आपके पास के और ये एल। तो एच के एल की वैल्यू क्या है, 2 0 0। तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, 6। 6 के लिए आप क्या करो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 6। तो ये एच 2 है, के 1 है और एल क्या है, 1। तो इस तरीके से आपने इस इंटीजर को देख के अपने मिलर इंडिसेस एच के एल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 है, हम 10 की बात करते हैं। तो आप क्या करो, 3 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर ले लो और फिर 0 का स्क्वायर ले लो। तो ये आपके पास क्या आएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा। तो ये एच क्या है, 3, के क्या है, 1 और एल क्या है, 0। तो इस तरीके से आपने अपने मिलर इंडिसेस को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि ये वो प्लेन है जिससे आपकी डायफ्रैक्शन हुई और ये इस पोजीशन पे पीक आई। ये एच के एल की वैल्यू 110 हमें वो प्लेन का पता बताती है। 110 वो प्लेन है जिससे डायफ्रैक्शन हुई और उस डायफ्रैक्शन के नतीजे में जो पीक आई उसकी पोजीशन 38.46 के ऊपर थी। 200 वो प्लेन है जिससे डायफ्रैक्शन हुई और एक पीक आई और उस पीक की जो पोजीशन थी वो 55.54 पे थी। 211 जो है ये हमें ये बताता है कि वो प्लेन है 211। ठीक है, जिसके डायफ्रैक्शन हुई और पीक जो है 69.58 जो है इसके ऊपर आई। तो ये कहानी है कुछ इस तरीके से, आपने इन मिलर इंडिसेस को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। मैं बात 7 की कर रहा था, आप इसे मतलब आप 2 का स्केयर लगा लो, ठीक है, और 1 का स्केयर लगा लो और 1 का स्केयर लगा लो। आंसर क्या आएगा, 4 5 और 6। अच्छा, अब इसके तरीके से कोई और आप अगर जो है वो ट्राई कर लो, क्या कहते हैं, 2 का स्केयर प्लस, अगर आप 2 का स्केयर यूज़ करो तो वो, और फिर 0 का स्केयर यूज़ करो तो फिर ये आंसर आएगा 8। 7 जो है कभी भी नहीं आ सकता। आप इसमें एच के एल के लिए कोई भी जो है सीक्वेंस यूज़ कर लो तो 7 आंसर आना जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे जो है फोरबिडन नंबर कहते हैं। तो जब आपके इधर यहाँ पर किसी में 7 नंबर आ जाए तो फिर आपने इन सारी वैल्यूज़ को किसी और इंटीजर से 2 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेना है दूसरी वैल्यूज़ में। फिर आपने इन एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की वैल्यूज़ को देख के अपने जो है एच के एल मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने ये तमाम प्लेन यानी मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर लिए जिनसे डायफ्रैक्शन हुई और हमारे पास ये पीक्स मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर आई। नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने इन मिलर इंडिसेस जो हमने ये फाइंड आउट किए हैं, इन मिलर इंडिसेस को देखकर हमने अपने लैटिस टाइप का अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, अब अगर आप गौर करो तो आपकी ये जो तीनों ये सारे मिलर इंडिसेस हैं एच के एल, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर हैं और इट कंफर्म्स दैट द गिवन लैटिस टाइप इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए जो शर्त है वो ये है कि एच प्लस के प्लस एल जो है वो इज इक्वल टू इवन नंबर होना चाहिए, तब रिफ्लेक्शन अलाउड होगी और आपके पास जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। अगर एच प्लस के प्लस एल का जो आंसर है वो ओड होगा तब रिफ्लेक्शन नॉट अलाउड होती है, तब आपके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आता। अब अगर आप गौर करो इधर, तो पहला है जी 1 1 0, तो 1 + 1 + 0 ये आपके पास आया 2 2, एक इवन नंबर है।
दूसरा है आपके पास 200, 2 + 0 + 0, ये हमारे पास क्या आएगा 2, ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा है हमारे पास 211, तो 2 + 1 + 1, ये हमारे पास 4, ये भी एक इवन नंबर है। यानी H+K+L का आंसर क्या आना चाहिए, इवन। तो जब ये केस आपके पास आएगा तो आपके पास जो लैटिस टाइप होगी वो कौन सी होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो H+K+L की तमाम वैल्यूज़ से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा जो लैटिस टाइप है वो कौन सी होगी, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी डी स्पेसिंग को मालूम करना है। डी स्पेसिंग के लिए हमने जो है फार्मूला ब्रैग्स लॉ का इस्तेमाल करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। डी निकालने के लिए मैं 2 और sin थीटा को उस साइड पे ले जाके डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है लैटिस पैरामीटर ए यानी लेंथ। अगर आपके पास यूनिट सेल है, मानो ये वाला, ठीक है, तो इस यूनिट सेल में ये जो आपकी लेंथ है ये वाली, ठीक है, इसको मैं जो है कलर चेंज करता हूँ। ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को आप ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम ए कहते हैं, ये लेंथ पैरामीटर है। तो आपने जो है उसको जो है आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए अगर हमारे पास क्यूबिक होगा तो क्यूबिक के लिए हमारे पास डी स्पेसिंग का फार्मूला होता है 1/d² H² + K² + L² A²। इस फार्मूले को यूज़ करके आपने लेटिस पैरामीटर ए का फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, मुख्तलिफ फार्मूलाज है हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास डी स्पेसिंग कैलकुलेट जब हमने करनी है ये। ठीक है, क्यूबिक के केस में हमारे पास डी स्पेसिंग को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो होता है वो ये है 1/d² S² + K² + L² A²। टेट्रागोनल अगर आपके पास लैटिस टाइप आती है तो उसमें ये फार्मूला यूज़ करोगे, हेक्सागोनल आती है तो ये फार्मूला यूज़ करोगे। तो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं डी स्पेसिंग को कैलकुलेट करने के। ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राईक्लिनिक है। ठीक है, और इन इक्वेशंस में जो जो मुख्तलिफ टर्म्स दी गई हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो हमारे पास क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट टाइप है वो क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और इस फार्मूले से हम अपने ए का जो है वो फार्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। तो उसको जो है हमने ड्राइव किया यहाँ पर, तो हमारे पास ए का फार्मूला आया है जी, A = D² S² + K² + L² का अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, बारी बारी जो भी आपके मिलर इंडिसेस थे उन सब के लिए डी की और ए की वैल्यू को जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। सिंपली आपके पास पहला जो मिलर इंडिसेस था वो था 110, तो डी निकालने के लिए सिंपली वही आपने फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, एन लैम्डा/2 sin थीटा। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्यों 1 होगी, क्योंकि आप एक प्लेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लैम्डा आपके पास जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये आपको जो मटेरियल दिया गया होगा, सिंपली अगर यहाँ पे एलुमिनियम है तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वेवलेंथ को डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। 2 sin थीटा जो है, साइन थीटा आप इसका रिस्पेक्टिव लेंगे, मतलब अगर आप इस 110 को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू 0.3293 थी। तो इस वैल्यू को आप यूज़ करेंगे फार्मूले के अंदर। तो ये मैंने फार्मूले के अंदर पुट की तो मेरे पास D² की वैल्यू आई 5.4676। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जो क्या करना है, आपका जो ए का फार्मूला था जो अभी हमने यहाँ पे देखा, A = D² × S² + K² + L², यहाँ पर आपने अपनी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, D² की वैल्यू आई है आपके पास 5.4676, ये मैंने यहाँ फार्मूले में पुट की। और H² + K² + L² का जवाब आता है 2, क्योंकि ये था 110, तो 1 का स्केयर + 1 का स्केयर + 0, तो ये मेरे पास आएगा 2, और ये 2 मैंने जो है यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी। सिमिलरली मेरे पास दूसरा मिलर इंडिसेस है टू 200, इसकी डी स्पेसिंग मैंने वही फार्मूला लगा के पुट की, D² का आंसर आया 2.7314। ओके, अब क्या करना है, आपने इससे ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, D² की वैल्यू पुट की, उसके बाद S² + K² + L² यानी 200 था, 2 का स्केयर + 0 का स्केयर + 0 का स्केयर
आंसर आएगा 4। इस 4 को मैंने यहाँ पुट कर दिया और मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी लैटिस पैरामीटर। इस तरीके से आपने तमाम मिलर इंडिसेस के लिए जो है ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एट द एंड आपने एवरेज लैटिस पैरामीटर ए मालूम कर लेना है, यानी जितनी भी आपके पास ये ए की वैल्यूज़ आई हैं इन सब का सम करना है, टोटल नंबर पे डिवाइड करना है 7, तो आपके पास एवरेज लैटिस पैरामीटर आएगा 3.3053 एंगस्ट्रॉम। तो आपने क्या किया, उसके बाद जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक है। क्यूबिक के केस में जो है आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास वॉल्यूम है निकालना है तो आपने 3 लेंथ को जो है उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ए हमारे पास था 3.3053, इसका मैंने क्यूब ले लिया तो ये मेरे पास आ गया उसका वॉल्यूम। अब ये हमने किया क्या, हमें एक पैटर्न दिया गया डाइफ्रैक्शन पैटर्न, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पीक्स थी। ठीक है, पीक्स की हमें क्या दी गई, पोजीशंस दी गई, और जो है 7 पीक्स थी, 7 पोजीशन की 2 थीटा पर हमें पोजीशंस दी गई। हमने सबसे पहले उसका थीटा मालूम किया, साइन थीटा मालूम किया, साइन स्क्वायर थीटा किया, उसको मिनिमम पे डिवाइड किया। अगर तो होल नंबर आ जाए, वेल एंड गुड, नहीं आए तो आपने उसको रिप्रेजेंटेटिव जो है किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से करते जाना है जब तक आपके पास होल नंबर ना आए। तो हमारे पास होल नंबर आए, ठीक है, उसमें क्योंकि 7 था, फिर हमने उसको चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और उससे हमने जो है अपने एच के एल यानी मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट किया। मिलर इंडिसेस से फिर हमने अपने लेटेस्ट टाइप को देखा। लेटेस्ट टाइप मालूम होने के बाद हमने उसकी जो है एवरेज जो है तमाम की लेटेस्ट पैरामीटर लेंथ ए को मालूम किया, और उसके साथ साथ हमने जो है उसका वॉल्यूम भी जो है वो मालूम कर लिया। तो हमने अपने जो मटेरियल था उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया सिर्फ डाइफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है डाइफ्रैक्शन पैटर्न का। इसमें हमारे पास जो है 1 2 3 4 और 5 पीक्स हैं। पांचों पीक्स की आपको मुख्तलिफ जो है वो पोजीशन दी गई है। ठीक है, पोजीशन की वैल्यूज़ आगे आपके पास टेबल में आएंगी, और इस तरफ आपके पास क्या है, इंटेंसिटी। तो ये मेरे पास जो है इनकी वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास 5 जो है, 1 2 3 4 5 हमारे पास पीक्स थी, उनकी 2 थीटा पोजीशन है। पहली पीक 37.2315 पे थी, और सेकंड पीक 43.2722, और इस तरीके से पांचों पीक्स की पोजीशन है। सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, पहले इन सब वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास थीटा आ जाएगा, फिर सबका साइन थीटा मालूम कर लेना है, फिर उसका स्केयर कर लेना है, फिर इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसके ऊपर आपने इन सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 0.1019 सबसे मिनिमम होगी, इस वैल्यू पे सबको डिवाइड करना है, तो आपके पास ये आ गया। अब अगली कहानी है कि पिछले क्वेश्चन में तो जब आपने मिनिमम पे डिवाइड किया था आपके पास होल नंबर आ गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर होल नंबर नहीं आए, तो आप क्या करोगे, इन तमाम वैल्यूज़ को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी होल नंबर नहीं आए, मैंने फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास होल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, यानी आपने साइंस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा मिनिमम की वैल्यूज़ को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगर होल नंबर नहीं आए तो फिर इन्हीं वैल्यूज़ को, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये आगे वैल्यू, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4.008 आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8.01 आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10.98, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11.99। अब इन सबको अगर आप राउंड ऑफ करें तो आपके पास एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। क्लियर होगी कहानी। अब इन वैल्यूज़ को देखते हुए आपने अपना एच के एल यानी जो है मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। मतलब 3 है आपके पास, तो आप 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो एच के एल की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 111। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपके पास क्या है, 4 है। नेक्स्ट में आपके पास 4 है, तो अगर आप 2 का स्केयर ले लें प्लस 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, तो आपके पास 4 आ जाएगा। उसके बाद 8 के लिए हमारे पास जो एच के एल की वैल्यू होती है 8 के लिए, वो है 220। ठीक है, 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से 11 के लिए भी और 12 के लिए भी आपने वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लेना है। इसका जो एक हमारे पास टेबल भी है, ठीक है, मुख्तलिफ एच के एल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का, कि किस वैल्यू के लिए आपके पास एच के एल की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं सिंपली।
ये आपके पास एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे एच के एल है। अगर आपके पास ये 1 है तो उसके लिए मिलर इंडिसेस 100 होंगे, 2 है तो 110 होंगे, 3 है तो 111 होंगे। ठीक है, 7 इसमें मिसिंग है, आप देख सकते हैं क्योंकि वो फॉरबिडन नंबर है। 9 के लिए आपके पास 2 मिलर इंडिसेस हो सकते हैं, 300, 221। तो इस तरीके से आपके पास ये सारी कहानियाँ जो हैं वो आती हैं। ये आपको सारे जो हैं वो शो किए गए हैं, आप इससे भी जो है गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है अब वो सिमिलरली उसी तरीके से मिलर इंडिसेस आ चुके हैं, एच के एल। ठीक है, अब हमने इनको देख के अपने लेटिस टाइप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारी लेटिस टाइप है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यों? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए हमारे पास जो है दो रूल होते हैं कि अगर एच के और एल आर आइदर ऑल इवन और ओड तब रिफ्लेक्शन अलाउड होगी। यानी एच के एल की जो वैल्यूज़ हैं या तो वो सारी की सारी ओड हो या तो फिर सारी की सारी इवन हो, तब आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शन अलाउड होगी और वो जो है वहाँ पे डायफ्रैक्शन होगी और लैटिस आपका कौन सा होगा? फेस सेंटर क्यूबिक। अगर एच के एल की वैल्यूज़ जो है वो मिक्स हो या ना सारी ओड हो ना सारी इवन हो, अंदर ओड इवन का मिक्सचर हो, तब वो जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगी और एफ सी सी प्रेजेंट नहीं होगा। अब ज़रा अगर आप इधर गौर करें, पहले केस में है 111 तीनों ओड है, दूसरे केस में 200 तीनों इवन है, तीसरे में 220 तीनों इवन है, यहाँ पे 311 तीनों ओड है, यहाँ पे 222 तीनों इवन है। तो सारी या तो इवन हो या सारी ओड हो, तो उस केस में जो हमारा लैटिस टाइप होती है वो कौन सी होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट जो है हम सिमिलरली उसी तरीके से डी का फार्मूला यूज़ करेंगे, एल लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। ए के लिए हम ये यूज़ करेंगे, लैम्डा हमारे पास 1.54 एक्सट्रॉम है। आपने तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है इस तरीके से मालूम कर लेनी है, डी स्केयर और ए, फिर डी स्केयर से ए की वैल्यूज़। एट द एंड आपने एवरी लेटिस पैरामीटर जो है वो मालूम कर लेना है। तो तमाम वैल्यूज़ की ए को जमा करके 5 पे डिवाइड करेंगे, 4.1778 एंगस्ट्रॉम हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। एक बार याद रखनी है कि अगर शुरू में जो आप लैम्डा ले रहे हैं ना, वेवलेंथ ये वाली, अगर ये वेवलेंथ आप नैनोमीटर में लेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो भी नैनोमीटर में आएगी। अगर ये एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं तो ए की वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में आएगी। इस चीज़ को आपने जो है वो लाजमी जहन में रखना है। ए की वैल्यू आने के बाद क्योंकि हमारा जो है लैटिस वो क्यूबिक है, क्यूबिक का वॉल्यूम निकालने के लिए ए का क्यूब हमारे पास फार्मूला है, तो आपने इस एवरेज वैल्यू का क्यूब ले लेना है, तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न दिया गया ग्राफ की सूरत में। उस ग्राफ में जो है मुख्तलिफ पीक्स थी, पीक्स की पोजीशन और इंटेंसिटी दी गई और उसको आपने इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद आपने हुजूर वाला अपना जो मटेरियल है उसका क्रिस्टल लैटिस टाइप को भी फाइंड आउट कर लिया। लैटिस टाइप के अंदर पैरामीटर्स, लेंथ कैसी है, उसका वॉल्यूम क्या है, इन सब चीज़ों को भी आपने इजीली फाइंड आउट किया। और इस सारे प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न के नाम से जानते हैं। आई होप आपको एवरीथिंग क्लियर होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।